अयोध्या काशी मंदिर निर्माण है जारी, अब है मथुरा की तैयारी। यूपी चुनाव के पहले ट्वीट से आया ट्विस्ट है, जिसको लेकर इंडिया में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी चुनाव में अब मथुरा की गूंज सुनाई देगी। यूपी चुनाव में श्री कृष्ण मुरारी करेंगे बेड़ा पार। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद ये सवाल उठा है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर विरोधियों ने तंज भी कसा। किस पार्टी का क्या रुख है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए, जी हां, बाके बिहारी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि यूपी में चुनाव है। जरा इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। यूपी में चुनावी शोर शुरू, नारों का दौर। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी। मथुरा वाले नारे से दोबारा सत्ता की तैयारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से यूपी में हलचल पैदा हो गई है। यूपी चुनाव से ऐन पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई मतलब गढ़े जा रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मौर्य के इस बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हमेशा से शामिल अयोध्या, मथुरा, काशी के मुद्दे को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं और साफ हो गया है कि बीजेपी किस लाइन लेंथ के साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। अपने ट्वीट के साथ मौर्य ने जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण का हैशटैग भी लगाया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा वही मकसद है कि वो जो विकास के दृष्टि से बोल रहे थे। और देखिए, इसके बारे में मैं जितना मैं समझ रहा हूँ कि वो उसको जो विकास हो रहा है हर जगह पर, उसके संदर्भ में बोल रहे होंगे। लेकिन इसलिए कि हमारे पार्टी का और हमारी सरकार का फैसला सबको मालूम है कि हमारा अभी राइट नाउ वो फोकस एरिया नहीं है, इसलिए इसके बारे में और उसके बारे में चर्चा जो है, मेरे ख्याल से इस वक्त इस जब इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उस पर चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। मौर्य से पहले मथुरा में हिंदूवादी संगठनों ने कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नजदीक शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूं कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब मथुरा वाला राग छेड़ा गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत और काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर के तेजी से निर्माण के बाद लगातार कृष्ण जन्मभूमि की बारी का नारा जारी है। बीजेपी का दावा है कि ये सभी लंबित मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। और अब जब डिप्टी सीएम का मथुरा पर बयान आया है, वो साफ करता है कि अयोध्या काशी के बाद बीजेपी अपने एजेंडे के तहत मथुरा की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि यूपी में चुनाव है, इसलिए सियासत गर्म है और सियासत अगर उफान पे है तो मंदिर मस्जिद क्यों ना आए। जी हाँ, इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, न्यूज इंडिया पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा है निशाना। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने आखिर क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लीजिए।
समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा बुंदेलखंड में है और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। अखिलेश जी, 2017 और 2019 में जो नतीजे रहे बुंदेलखंड के, एक बहुत उम्मीद थी लोगों की कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। आप क्या देख रहे हैं? हम लोग तो सब जानते ही हैं। बुंदेलखंड पुकारता नहीं चाहिए भाजपा, यही नारा चलने वाला है, क्योंकि बुंदेलखंड आते आते भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। यहाँ के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बड़े पैमाने पे नौजवान पढ़े लिखे नौकरी और बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, व्यापार बंद हुआ है। कोविड में यहाँ मजदूरों ने हाल अपना देखा है। कोविड में कोई इलाज और का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। जो खेतों को पानी पहुंचाना चाहिए था, आज भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। खाद के लिए किसान परेशान है, बिजली का बिल बढ़ कर के आ रहा है। ये तमाम सवाल है जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और बुंदेलखंड ने जहां इतना समर्थन दिया, इस बार इनको शून्य कर देगा। अखिलेश जी, एक एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी इस चुनाव में करती हुई दिख रही है और ये है कि छोटे दलों के साथ आपने कहा था कि गठबंधन करेंगे, लेकिन ये तादाद इतनी ज्यादा है हम लोग नहीं सोचते थे। तो क्या स्ट्रेटजी है इसके? देखिए, जो छोटे दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं उनको समाजवादी पार्टी साथ ला रही है और लगातार साथ लाएगी। उन्हें रोक लेना, लगातार कोशिश होगी कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाएं। तो आप देख सकते हैं नजारा किस तरह से समर्थन अखिलेश यादव के लिए है। उनको देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए पूरे रास्ते भर ये भीड़ जुटी हुई है और अखिलेश यादव भी बीच में बस को रोक रोक कर उनसे हाथ मिला रहे हैं और उनसे मिल और उनको खुश करने की कि उनका, ये आप देख सकते हैं, ये नज़ारा बिल्कुल देखने वाला है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से अखिलेश यादव का स्वागत जगह जगह पर कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल बस और करेंगे। अखिलेश जी, एक अंतिम सवाल हमारा है। आप चाहते हैं कि कोर इश्यूज पर इलेक्शन होना चाहिए। आप महंगाई, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठा रहे हैं, लेकिन उधर से जो इमोटिव इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी एक तरह का चैलेंज है। 2017 में हमने देखा कि किस तरह से वो मुद्दे बीजेपी चलाने की कोशिश करती है। देखिए, जिन्होंने अपने संकल्प पत्र काम पूरा न किया हो, जो संकल्प पत्र को पलट करके ना देखना चाहते हो, और इस तरह के स्टेटमेंट चुनाव से पहले आने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार चुनाव से पहले कर ली है। और जिस तरह का जन समर्थन उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जिस दिन चुनाव की तारीखें आएंगी, जनता सड़कों पर होगी इन्हें हटाने के लिए। इसी घबराहट में इस तरह के स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपके संसदीय क्षेत्र के बारे में भी कल एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। कम से कम वो बताएं कि वो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कम से कम अपने क्षेत्र का खुलासा करें कि वो किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये अखिलेश यादव महोबा की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह का समर्थन हमने रास्तों में देखा, उससे बिल्कुल लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर है और मुकाबला बेहद नजदीकी होता जा रहा है। कैमरा पर्सन राज के साथ विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, महोबा। देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। जी हां, कुछ ही महीनों की बात है। ऐसे में जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो ऐसे में नारा, नखरा और नाटक नेताओं का और सियासी दलों का कुछ इस तरह आपके सामने दिखाई देता है। जी हां, ये लौटते हैं अपनी बहस की ओर और बहस में मेरे साथ चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल है। पैनल में हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा, भाई विवेक श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रवक्ता सीपीआई, हमारे साथ फजील अहमद साहब। जी आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, यानी कि आप ज्ञाता हैं, आप हमारे साथ हैं, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप चारों का इंडिया का सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अयोध्या झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, एक और सांस्कृतिक लड़ाई शुरू। पर आधारित है। वो ये मानती है कि विकास में पेट को आहार तो चाहिए ही चाहिए, हृदय को प्यार भी चाहिए, मस्तिष्क को विचार चाहिए तो आत्मा को संस्कार चाहिए। विकास केवल पेट की भूख नहीं है, विकास केवल बिल्डिंगों का बनना नहीं है। विकास के लिए मस्तिष्क को भी शांति चाहिए,
समाज में प्रेम होना चाहिए, ये भी चाहिए, और आध्यात्म चाहिए ताकि शांति की पूर्णता स्थापित हो। ये सब जब मिलकर विकसित होता है तभी विकास समन्वित रूप से दिखता है और जो समाज होता है वह शांत रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक मुद्दों पर भी, आध्यात्मिक मुद्दों पर भी, औद्योगिक मुद्दों पर भी, सामाजिक मुद्दों पर भी, सारे के सारे मुद्दों पर काम करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक मुद्दों के साथ सांस्कृतिक मुद्दों को जोड़ती है, उसको भी विकास में अपने साथ रखती है। इसीलिए चाहे वो काशी का विकास हो, चाहे वो अयोध्या का विकास हो, चाहे वो मथुरा का विकास हो, या उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में ऐसी कोई स्थिति जो पूरे प्रदेश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है, लोग वहां से प्रेरित होते हैं, उनके विकास पर भी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने काम किया है। और हम इन मानबिंदुओं पर और तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन बढ़ा है, आप देखिए, काशी के विकास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अयोध्या में अगर दीपोत्सव होता है तो कोरिया और इंडोनेशिया से भी लोग आते हैं। और मथुरा में भी कृष्ण को मानने वाले सारी दुनिया में हैं। मथुरा भी विकसित होगा तो कृष्ण के मानने वालों के साथ वहां का पर्यटन भी बढ़ेगा, वहां का विकास बढ़ेगा, और यह विकास ही व्यक्ति के संपूर्णता के विकास को आगे ले जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जो विकास है वो औद्योगिक के साथ साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और संवैगिक भी होता है। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर काम कर रही है। और जिस प्रकार से काशी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है, आज काशी पुरानी काशी की तरह नहीं है, जहां कहते थे राण साण सीढ़ी सन्यासी उनको भजे तो पूजे काशी, आज काशी परिवर्तित हो गया है। अयोध्या में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, वहां पर जिस प्रकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, पूरा अयोध्या विकसित हो रहा है, उसी की तरह विकास की ये जो लॉ है वो मथुरा में भी पहुंच रही है। एक्सप्रेस हाईवे से उसको जोड़ा गया है। आज वहां बिजली के तार नहीं दिखते, पार्किंग की समस्या थी, उसका समाधान हो रहा है। तो ऐसी जगहों पर जाकर भी लोगों को प्रेरणा मिले। भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर काम करती है। संजय जी, प्रदेश में राम राज्य की जो कल्पना, जिस तरह से आप लोग राम राज्य लाने की बात और कल्पना करते रहे, तो राजधर्म और विकास का रास्ता क्या धर्म से होकर जा रहा है? नहीं, अगर राजधर्म आपने कहा है तो राजधर्म धर्म है कि नहीं है? ये तो आप ही का शब्द है मनीष भाई। आपने कहा राजधर्म, धर्म तो है ही, माता का धर्म है, पिता का धर्म है, और आपके हिसाब से राजधर्म भी है। तो ये राजधर्म यही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब विकास करती है तो उन लोगों के लिए काम करती है कि जिनके पास छत नहीं है, उन्हें छत मिलनी चाहिए। आप महिलाओं की बात करें, जो महिलाएं रात के अंधेरे में, भरी बरसात में अपनी शारीरिक व्याधि की मुक्ति के लिए, शौच के लिए नहीं जा पाती थी, आज उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी संरक्षा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जो विकास की अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, गांव और गरीब है, उनके लिए काम किया है। और वास्तव में यही राम राज्य है। विकास की नई परिभाषा जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, आखिर इस मुद्दे का सियासी लाभ उठा पाएंगे या नहीं, ये तो हम पैनल में हमारे और भी साथी जो जुड़े हुए इनसे पूछते हैं। फजील अहमद साहब, विकास के रास्ते पर अगर इस तरह से एक प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर के विकास, मंदिर को लेकर अगर कोई बात हो रही है, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? जी हाँ, अयोध्या झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, प्रदेश का विकास हो रहा है। सर, ये स्पष्ट नहीं कर रहे ना कि विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बता रहे। जिस तरह का ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे कि उनके मन में क्या है। वो एक मिनिस्टर है और 5-4.5 साल स्टूल पर बैठ करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जहाँ तख्ती भी उनकी फेंक दी गई। और अब जब चुनाव आ गया तो मनुवादी पार्टी है बीजेपी पार्टी, अब ओबीसी के कार्ड को खेलना शुरू कर दिया, केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर रहे हैं। अब आगे करके दंगा फैलाने का काम अब केशव प्रसाद मौर्य को दे रहे हैं। अभी तक मलाई काटने का काम खुद कर रहे थे, मजा करने का काम खुद कर रहे थे, अब फंसाने का काम में केशव प्रसाद मौर्य को ला रहे हैं। अब वो प्रवक्ता है, ये नहीं बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है। फजील साहब, आप जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पैनल में और सियासत में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कि आप पार्टी के भीतर ही आप वो भेद खोद रहे हैं। आप उसको गलत मत समझिए, मैं सही बोल रहा हूँ। वो अभी भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, वो जान रहे हैं कि जो बोले हैं उसके पीछे की मंशा कुछ और है। सही बात अभी भी नहीं बोल रहे।
अभी भी देश की जनता को धोखा में दे रहे हैं। नहीं, मैं अरे आप बताइए ना कि केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट है उसके पीछे की मंशा क्या है, वो बताइए, क्योंकि संविधान से देश चल रहा है ना। अब धारा 44 तो योगी जी की सरकार ने लागू कर दिया, वहां पे क्यों लागू कर दिया भाई? धारा 44 क्यों लग गई? आखिर एक मिनिस्टर के ट्वीट करने पर एक चीफ मिनिस्टर ने उसी सरकार के धारा 44 वहां क्यों लगा दी? ऐसा क्या आपने शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयोजन कर दिया कि वहां पे धारा 44 लग गई? अगर धारा 44 लगी है तो निश्चित रूप से आप दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। शांति व्यवस्था तो आप लोग अपने बयानों से उत्पन्न कर रहे हैं मेरे भाई। इसमें कहां से सांप्रदायिकता की बात आ गई? अगर मथुरा का विकास होगा जैसा वो चाहते हैं, धारा 44 क्यों लग गया वहां पे? हमको इसका जवाब दीजिए आप कि केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर धारा 44 कैसे लग गई? हम तो दिल्ली में बैठे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के केशव प्रसाद मौर्य, जब आप इतना भेद नहीं जान पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप गंभीर हो जाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है या केशव मौर्य की बात है? स्लिप ऑफ टंग होता है संजय जी, स्लिप ऑफ टंग होता है। ये आवेग में जब व्यक्ति बोलता है, अपनी बात रखता है संजय जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन बातों को ना पिकड़ते हुए, इस तरह की बातें जुबान फिसल जाती है और सियासत में तो ये आम है। संजय जी आप भी जानते हैं। फजील साहब मैं आपके पास भी आऊंगा हमारे साथ। बोला मैं अच्छा, आप जानबूझ के बोले ये एक नई सियासत, ये एक नई सियासत है। देखिए उन्होंने बोला ये एक नई सियासत है फजील साहब, ये एक नई सियासत है। तब बोले केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा देख लीजिए आप लोग आपस में इंडिया का सवाल में सामान्य ज्ञान की परीक्षा देने आप लोग नहीं आए हैं। आप लोग विदुषी ज्ञानी प्रवक्ता हैं। यहाँ पर आप मुद्दे को लेकर जिस पर बवाल है उस पर आप अपने जवाब दीजिए। फजील साहब ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप लोग विदुषी हैं। संजय चौधरी जी भी जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे, मुझे ऐसा लगा संजय जी कि आप जिस प्रदेश से आते हैं आप भी प्रवचन बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी मुस्कुरा रहे हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। चक्रपाणी जी काफी लंबे अरसे बाद आप इंडिया का सवाल मेरे साथ कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी। ये जंग मुगल शासकों के समय से शुरू है। 1670 में जब औरंगजेब ने चिढ़कर मंदिर तोड़वा दिया था, जो कहानी और प्रमाण सामने आते हैं, उसको लेकर एन चुनाव के मुहाने पर इस तरह की बात मथुरा में निर्माण की करना, आपको नहीं लगता इसमें सियासत ज्यादा और बाकी शिद्दत कम दिखाई देती है? मनीष जी देखिए, सियासत हो सकता है कि सियासत कोई कर रहा हो या उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता हो, लेकिन एक बात इनकार नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से मुगलों ने हमारे हिंदू सनातन धर्मियों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप जरा देखिए कि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों मंदिरों को ध्वस्त करके मुगलों ने और कैसे आपकी हमारी धार्मिक स्वाभिमान की और देश की स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। आज उसका सीधा सा नजारा आप देख सकते हैं। 1528 में जो मीर बाकी ने तोड़ा, आप देखो संघर्षों के बाद लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। अब जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक पटाक्षेप किया। लेकिन आप मथुरा में चले जाइए, आप काशी में चले जाइए, आज भी वो गुंबद, आज भी उन मुगलों के जो अत्याचार है उसके सरेआम दिखाई देता है कि किस प्रकार से आपके मंदिरों को तोड़ करके, और उनका मतलब ये नहीं था इस्लाम, उनका मतलब ये था कि भारत के स्वाभिमान को, हिंदू सनातन धर्म के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओ और उनके जगह पे उनके मंदिरों को तोड़ के अपनी गुंबद खड़ा कर दो। तो निश्चित रूप से ये गुलामी की निशानियां, ये अत्याचार या आतताइयों की निशानियां को समाप्त होना चाहिए। हम तो ये भी मांग करते हैं जितने भी मंदिर है उसको जो मुगल कालीन तोड़े गए उन सबकी मुक्ति के लिए संसद से कानून लाया जाए। हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है उसका नाम बदला जाए, वो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से राजेंद्र प्रसाद उद्यान किया जाए। अभी भी मुगल चलेगा, मुगलों के नाम से राष्ट्रपति भवन में क्या कर रहा है, मुगल गार्डन के नाम क्यों होना चाहिए भाई? तो कहने का मेरा मतलब, जिन लोगों ने हमारे देश के अस्मिता से खिलवाड़ करने का काम किया, जो हमारे हिंदू सनातन के अस्तित्व से खिलवाड़ करने का काम किया, उसकी सफाई होना चाहिए। स्वामी जी आपके पास आऊंगा क्योंकि ये पहला पड़ाव है और पहले पड़ाव में सारे मेहमानों को लाना ये मेरी एक शिद्दत से कोशिश होती है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक जी, ये मुक्ति आंदोलन है। जी हाँ, आराध्यों के मंदिर को जिस तरह से मुगलों ने तोड़ा था उनसे मुक्त कराने के प्रयास के तहत इस तरह की चीजों की शुरुआत जोर पकड़ रही है। विवेक जी देखिए, पहली चीज है ये जो कुछ भी मौर्य जी ने कहा ये सियासी है, पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लान पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी और राज्य में भी फेल हुई है।
आपके पास डेवलपमेंट के नाम पे दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं। कोरोना सिर पे चढ़ा हुआ है और मौर्य साहब को यहाँ मंदिरों की पड़ी है। फिर से अभी हादसे हो सकते हैं। हमें चाहिए ज्यादा हॉस्पिटल्स, हमें चाहिए ज्यादा दवाइयां, हमें चाहिए पर्याप्त ऑक्सीजन, लेकिन इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और इनकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो निश्चिंत बैठी हुई है, उसे कोई परवाह नहीं है। इनको मंदिरों की ज्यादा चिंता है। अब आ जाते हैं जो चक्रपाणी महाराज ने कहा। मैं चक्रपाणी महाराज में मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमें इतिहास को समझना पड़ेगा कि कल्चर चेंजेस विद टाइम। समय के साथ संस्कृति बदलती है। एक समय और संस्कृति में क्या आता है, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी सोच। एक वैज्ञानिक युग के अंदर आज हमारा पहनावा अलग है, शायद हमारा पहनावा 500 साल पहले अलग था। तो आपको आज इस्लामिक संस्कृति को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, माइनॉरिटीज को, इनको भी भारत का अंग मानना पड़ेगा और इनको भी भारत की संस्कृति का अंग मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक मुगलों का सवाल है, जितने भी साल मुगलों और अंग्रेज उसमें भी भारत में बदलाव हुए। जहां अकबर जैसे अच्छे, महाबली अकबर जैसे अच्छे राजा थे, जिनके राजपूतों की वजह से अकबर सल्तनत में रहे, वहां औरंगजेब के बारे में हम कड़वी टिप्पणियां भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुओं से भी शादी करी। तो ये कहना कि भाई इतने सालों तक जिन्होंने हम पे रूल किया वो सारे आज भी लफ्ज़ याद कर रहे हैं, लफ्ज़ याद तो आज भी जारी है। विवेक जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, लफ्ज़ याद को अंजाम दिया। विवेक जी, स्वामी चक्रपाणी महाराज, फजील अहमद साहब, संजय चौधरी जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मुद्दा कोई भी हो, सियासत कहती है ये अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग है। अब वक्त है एक ब्रेक का। इंडिया का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी, अध्यक्ष हिंदू महासभा, और हमारे साथ सीपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, आखिर इस ट्वीट का ऐसे समय, ऐसे नाजुक मोड़ में क्या मतलब, जब केशव प्रसाद मौर्य ये ट्वीट कर देते हैं कि अयोध्या काशी में निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी। आखिर इस ट्वीट के अभी मायने क्या हैं? इसके मायने वही हैं जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि जिस प्रकार सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ उन स्थानों का विकास, उन स्थानों पर औद्योगिक चीज़ें बढ़ें, वहाँ पर पर्यटन बढ़े और वहाँ की स्थितियाँ ऐसी हों ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के काम अपने सांस्कृतिक धरोहरों के स्थान पर किए हैं। काशी में भी आपने देखा और अयोध्या में भी देखा। जरूरी है। मस्जिद जब तक नहीं टूटेगी विकास नहीं होगा किसी शहर का, क्या या टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये देश में जहाँ पे सब एक दूसरे से आपने ठीक कहा। जिन लोग, हाँ, मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब तक मस्जिद नहीं तोड़ेंगे आप तब तक शायद विकास नहीं होगा इस देश में। किसी भी शहर देश में विकास हो जाएगा पूरी इंडिया का नहीं। अगर कोरोना की मौतें भी ना होंगी। अगर संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। संजय जी, क्या सियासत के लिए ये कार्ड खेला गया है? साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ये सियासत के लिए खेला गया कार्ड है। क्या आपको लगता है कि विकास की जो बात आप लोग कर रहे हैं, अगर केशव जी उसमें एक लाइन लिख देते तो मुझे ऐसा लगता है ये बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। संजय जी। मनीष भाई, आपने धर्म की बात बताई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में जहां आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, 4.5 साल की सरकार में बता दीजिए एक भी दंगा हुआ है? हिंदू हो या मुसलमान, इस सरकार ने सबको एक चश्मे के साथ देखा है, सबकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एक योजना में बता दीजिए जिसमें मुसलमान के साथ भेदभाव हुआ हो। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, मैंने मथुरा में ईदगाह का शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। नहीं, संगठन आप भी जा रहे हैं क्या विकास करने के लिए? शुद्धिकरण करके सभी मस्जिदों का जो जा रहे हैं वो जो जा रहे हैं, सुनिए, सुनना सीखिए। एक पक्षी बात करना बंद कर दीजिए। अगर बिल्कुल आप सुन लें। अगर मंदिर तोड़े गए हैं, इसको आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपने यही स्वीकार नहीं किया,
अगर इतिहास सुनिए अगर इतिहास को लेकर नहीं बैठे तो कम्युनिस्ट पार्टी क्यों टूट गई? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी क्यों टूट गई? कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की संस्कृति से क्यों हट गई? अरे आप बताइए, कम्युनिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में क्यों समाप्त हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रास्ते अलग क्यों हो गए? आप संस्कृति के आधार पर देश को नहीं जोड़ते, आप देश को संस्कृति से तोड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी संस्कृति से तोड़ती है। हम अगर संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे और आप नहीं जुड़े तो कम्युनिस्ट पार्टी इसलिए समाप्त हो गई। आप साम्यवादी इसलिए समाप्त हुए हैं क्योंकि आप देश की संस्कृति से नहीं जुड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी देश की संस्कृति से नहीं जुड़ती है, इसीलिए देश में सिमटती है। आप अपनी स्थिति को देखिए, आपके लिए राम राम नहीं होंगे, आपके लिए कृष्ण कृष्ण नहीं होंगे, आपके लिए हमारे लिए है। हम गरीबों की भी बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। आप बताइए, आपने उद्योगों को समाप्त किया है, आपने किसानों को समाप्त किया है, आपने महिलाओं को समाप्त किया है। अगर किया है तो हमने किया है। किसानों को छत दी है तो हमने दी है, महिलाओं को शौचालय दिए हैं तो हमने दिए है, गांव में बिजली पहुंचाई है तो हमने पहुंचाई है। उत्तर प्रदेश के अपने भाई को भाई से लड़वाया है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हमने दिया है, 4 एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और संजय चौधरी जी, एक्सप्रेस वे पे ही मंदिर बनवा लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? एक्सप्रेस वे पे ही मंदिर बनवाइए। देखिए, मेरा सिर्फ बड़ा काम कर लीजिए, हम मंदिर भी बनाएंगे, हम समस्या का सुप्रीम कोर्ट ने, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं? हम मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मंदिर नहीं तोड़ी गई। अरे सुप्रीम कोर्ट पुरातत्व के मानते हैं, पुरातत्व ने क्या कहा? बुद्ध स्तूप मिला है, वहाँ जो शिलालेख लगा था उससे पूछिए। जन्मभूमि का शिलालेख बताता है वहाँ पर आकर औरंगजेब के सिपह सालार ने मस्जिद तोड़ी थी। अरे भाई, तोड़ी थी, आप देख रहे थे तो क्या ने रोक दिए उसको? आप देख रहे थे कि तोड़ रहा था तो संजय चौधरी जी, विवेक श्रीवास्तव जी, फजील साहब, मेरा सवाल ये है, संजय जी, अगर ये विकास की बात है तो इस ट्वीट में एक शब्द लिख देते। जी हाँ, ये लिखने की जरूरत क्या थी कि अयोध्या काशी निर्माण जारी, मथुरा की बारी, लिख देते कि विकास के लिए। हिंदू अगली बार लिख देंगे, हम तो विकास कर ही रहे हैं। हमारा विकास एक पक्षी नहीं है। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में इस बात को स्पष्ट कर दिया था। और हम अगर विकास चाहते हैं तो उस विकास में मंदिर भी सुरक्षित रहना चाहिए, उस विकास में हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहनी चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, गंगा जमनी तहजीब रहनी चाहिए। फजील साहब, एक छोटा सवाल आपसे। फजील साहब, एक छोटा सवाल आपसे। फजील साहब, अगर समाधान चाहिए तो वो श्री कृष्ण जिसने गीता का ज्ञान दिया, वो श्री कृष्ण जो इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस फॉर श्री कृष्णा, जी हाँ, ग्लोबल गॉड कहते हैं श्री कृष्ण को, ऐसे में उनके मंदिर निर्माण को लेकर जिसके भागवत गीता में प्रमाण भी हैं, फजील साहब, आप लोगों के पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि वहां पर जो ये कहा जाता है। देखिए, मैं दावा नहीं कर रहा, मैं इतिहासकार नहीं, जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, जाना है, भागवत गीता में इस बात के प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही, आप लोग किराएदार रहे हैं, ये प्रमाण साबित है। देखिए, वहाँ मंदिर तो है ना कृष्ण भगवान का, ऐसा तो है नहीं कि मस्जिद में ही मंदिर है। मंदिर बगल में है, बगल में मस्जिद है, ईदगाह है, ऐसा थोड़े है कि वहाँ मंदिर तो है ही ऑलरेडी। उस मंदिर में क्या विवाद है? ये लोग जो कहते हैं कि ये ईदगाह भी इसी मंदिर का हिस्सा है। अब मेरे एक पत्रकार बंधु ने दिखाया उसका पिछला हिस्सा कि ये देखिए, तो हमने कही तो कुतुब मीनार से मिलता जुलता है, इसमें आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये मंदिर तोड़ के बनाया गया है? कोई तो कुतुब मीनार भी तो सूर्य मंदिर था, कुतुब मीनार भी तो सूर्य मंदिर था भाई। आप ज्यादा ट्यूशन ले लिए हैं इतिहास का, थोड़ा कम लीजिए। कोई भी चीज ज्यादा लेना ठीक नहीं है, ट्यूशन कम लीजिए। देखिए, ये ऐतिहासिक बात है, किसी ने देखा नहीं, किसी ने उसको अपनी आंख से नहीं देखा कि
क्या हुआ? हम सब इतिहास के पन्नों में ही उड़ते रहते हैं। कोई से इतिहास पढ़ ले रहा है, कोई इतिहास पढ़ ले रहा है। वहाँ ऑलरेडी मंदिर है, ऐसा नहीं है कि वहाँ मंदिर है। बाबरी मस्जिद के मामले में 1 मिनट अवस्थी सर जी, स्वामी जी आ रहा हूँ, एक मिनट स्वामी जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, अभी जो भाजपा के लोग बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ अपने ऑर्डर में लिख दिया कि कोई मंदिर बाबर ने नहीं तोड़ा। अब तो बाबर से माफी मांग ले ये लोग, 89 से लेके आज तक बाबर को गाली दे रहे। अब तो बाबर से माफी मांग ले कि हाँ उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ी गई। 400 साल वो जगह खाली रही, 400 साल के बाद वो जगह खाली रही और वहां मस्जिद का निर्माण हुआ। वो कोई आपने देखा नहीं, किसी ने तोड़ते नहीं देखा, किसी ने जोड़ते नहीं देखा। आज उछल कुछल के सरकार बन गई, 70 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ। आज सरकार इनकी है तो बड़ी बड़ी बातें हो रही। देखिए, लगता है कि हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं। स्वामी जी का जवाब ले लेते हैं फाजिल साहब। स्वामी जी अपनी बात रखें। आराध्यों के मंदिरों को तोड़ने का काम मुगल शासकों ने जो किया, जो बातें सामने आ रही हैं, उनकी भव्यता से चिढ़कर ये तोड़ी गई थी सारी इमारतें। जो ये इस तरह की बातें सामने आती है, स्वामी चक्रपाणी जी ऐसे में गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण को लेकर अगर कोई समाधान निकलना है तो वो समाधान क्या न्याय और अदालत के जरिए जिस तरह से अयोध्या में हुआ, क्या वही एक रास्ता है जिसके जरिए भाईचारा और अमन दोनों कायम रहेगा? स्वामी चक्रपाणी जी देखिए, अभी में जो मुस्लिम स्कॉलर जो भाई बोल रहे हैं कि बाबर ने नहीं तोड़ा, इन्होंने नहीं तोड़ा, आप जरा देखिए मनीष जी, मैं दिखाना चाहता हूँ। अरे सुन लीजिए ना भाई, सुनिए ना, सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। आप ये देखिए कि बाबर के वंशज प्रिंस अबिदीन तुसी का एक पत्र है जो पूरा वायरल हुआ था। उन्होंने मेरे पास आ करके माफी मांगा और ये कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर तोड़ा था 1528 में, उसके लिए पूरे देश से माफी मांगते हैं। मीर बाकी ने तोड़ा था उस मंदिर को, पूरे देश से माफी मांगा और आप कह रहे कि नहीं तोड़ा। कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या ये कागज? आप देखो ये पत्र है भाई, कागज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं तोड़ा। अरे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं तोड़ा। कागज लिखवा देंगे तो वही कागज सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। घूमेंगे उसी राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। राम मंदिर के पक्ष में भव्य राम मंदिर बन रहा है। आप अपनी सोई मत उठ जाइए, आप जागिए, अभी सोते मत रहिए। अब आगे सुनिए फैसला, अरे आगे सुनिए भाई, करके दिया। अरे सुन लीजिए भाई, बात सुनिए। अरे अपने पावर का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी बात तो सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नहीं तो किसी से परवाह लीजिए। अरे सुनिए, अरे सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी जो बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ विवेक जी का। आप यहाँ के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के मुसलमानों से कोई चीज नहीं है भाई, लेकिन अरे सुनिए, हम मुगलों से जोड़ लेते हैं अपने को, अपनों को मुगलों से जोड़ लेते हैं, अपनों से मुगलों को जोड़ लेते हैं। अपनों को आप औरंगजेब के आप अपने को संतान बोलोगे तो आपत्ति तो होगी ही। जिन्ना की संतान अपने को बोलोगे, संतान बोलोगे, हमारी बेचारी जब 900 साल सेवा किया इस देश की हमने, 9 पीढ़ियां दफन नहीं यहाँ पे। हमें गर्व है मुगल होने पर, हमें गर्व है मुसलमान होने पर, हमें गर्व है भारतीय होने पर। और क्या चाहते हैं आपसे? क्या डरते हो? भाईचारा मनीष जी कैसे होगा? मनीष जी आप जरा आपके कहने पर अपना मस्जिद देते तो भाईचारा होगा आपको। हम मस्जिद देते तो भाईचारा बनेगा आपका। हम सारी मस्जिदें आपको दे दे तो आपको भाईचारा बना रहेगा। देखिए फजील साहब, स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, बीच का रास्ता जरूरी है और बीच का रास्ता सिवाय अदालत के कोई और हो नहीं सकता। फजील साहब, आपने अदालत की बात की। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद रामलला के मंदिर के निर्माण की बात सामने आई। अब अगर ये मामला अदालत में है तो ये अदालती जंग चलने दीजिए। अदालत जो फैसला देगी वो मान्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे में फजील साहब, सामाजिक समरसता तो बनी रहे। हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है कि समता, हमारा संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता बने रहनी चाहिए। स्टूल पर फजील साहब, विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक की ये जंग, अदालत पर सारा मामला निर्भर है।
अदालती जंग जारी है। ऐसे में इस तरह के ट्वीट और सियासत होना आपको नहीं लगता कि ये सियासत के लिए है या विकास के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का कार्ड खेला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समस्याएं हैं, अन्य राज्यों में समस्याएं हैं, किसान रूठे हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और कृषि बिल भी वापस लिए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनाधार जाता रहा है, तो बहुत समस्याएं हैं बीजेपी के पास। तो एक धर्म का कार्ड फिर से खेला गया है। मैं यही बात नम्रता से चक्रपाणी महाराज को भी बताना चाहता हूं कि यहां मामला धर्म का नहीं रहा, ये सियासी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे देश की समरसता के लिए गलत है। अगर आप देखिए, जो मनीष जी आप बात कर रहे हैं कि साहब कोर्ट में मैटर गया है, समरसता को बनाए रखिए, कम्युनल हार्मोनी बनाए रखिए, कोर्ट के फैसले, लेकिन यहाँ पे एजेंडा पॉलिटिकल है। अब आप मुझे बताइए, बाबरी मस्जिद किसने ढाई? लेकिन फाजिल साहब जब औरंगजेब को अपना आदर्श मानेंगे, जिन्ना को आदर्श मानेंगे, तो उनसे मतलब नहीं है। रूप से भाई लेकिन अब आप हिंदुस्तानी है फजील साहब, आप हिंदुस्तानी है फजील साहब, हम हिंदुस्तानी पहले हैं। फजील साहब, इंडिया का सवाल है, इंडिया के सवाल का मंच है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं। हम कह रहे कि हम हिंदुस्तानी, मुगल क्या विदेशी थे? ताजमहल क्या विदेश में बना हुआ है? लाल किला क्या विदेश में बना हुआ है? वो अपना समझ के नहीं यहाँ बनाए। लाल किला क्या विदेश में बना हुआ है? ताजमहल क्या विदेश में बना हुआ है? जी की बातें ठीक है, इस देश के सबको एक साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन फाजिल साहब जैसे लोग जो जिन्ना को आदर्श मानते हैं, जो जिन्ना को नहीं मानते, अपना लैंग्वेज ठीक की है योगी जी। मैं आपको सम्मान कर रहा हूँ तो सम्मान तक रहने दीजिए, आप अपनी भाषा को ठीक कीजिए। मैं जिन्ना को अपना आदर्श नहीं मानता, मैं जिन्ना को कह रहा हूँ कि जेल में डाल देना चाहिए था। मैं जिन्ना को नहीं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ। औरंगजेब ने, जिस मुगलों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया, कोई अत्याचार नहीं किया, जिन्ना ने देश को तोड़ा। आप दोनों को आदर्श मानते हो, सबको आदर्श मानते हो। जो देश विभाजन के जिम्मेदार है, जो देश में हिंदू और स्वाभिमान को ठेस स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आप ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। स्वामी जी, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आपके पीछे जो दो तलवारें लगी हुई है, स्वामी जी, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप भगवत गीता जानते हैं, आप रामायण जानते हैं। आपके पीछे ऐसी दो तलवारें लगी हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि इंडिया का सवाल के कार्यक्रम में हिंदू मुसलमान के बीच में कोई तलवारें खींचे। स्वामी जी, लेकिन धर्म की लड़ाई मनीष जी हमेशा रही है, और भगवान कृष्ण ने कहा धर्म की लड़ाई किसी अधर्म से नहीं होती है। धर्म को किसी आपकी और हमारी जरूरत नहीं है। ये इस समय धर्म की जात पात की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक सुदर्शन चक्रधारी चाहिए, एक सुदर्शन चक्रधारी चाहिए जो धर्म जात पात की बात और पंथ प्रांत की लेकर सियासत करे। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं। संजय चौधरी जी दिखाई नहीं दे रहे। संजय चौधरी, संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही। संजय जी, क्या सियासत के लिए ये कार्ड खेला गया है? साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ये सियासत के लिए खेला गया कार्ड है। क्या आपको लगता है कि विकास की जो बात आप लोग कर रहे हैं, अगर केशव जी उसमें एक लाइन लिख देते तो मुझे ऐसा लगता है ये बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता। संजय जी। मनीष भाई, आपने धर्म की बात बताई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में जहां आप सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, 4.5 साल की सरकार में बता दीजिए एक भी दंगा हुआ है? हिंदू हो या मुसलमान, इस सरकार ने सबको एक चश्मे के साथ देखा है, सबकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की एक योजना में बता दीजिए जिसमें मुसलमान के साथ भेदभाव हुआ हो, उसके साथ न्याय होगा, पूरा होगा, लेकिन अधूरा न्याय नहीं होगा। अधूरा न्याय नहीं होगा। अगर आप करें तो ठीक, दूसरा करे तो गलत। अब हिंदुस्तान में ये नहीं बदल जाना है। अगर औरंगजेब को महान कहेंगे
तो आपको छत्रपति शिवाजी को भी महान कहना पड़ेगा। आप अगर अकबर को महान कहेंगे तो आपको अशोक को भी महान कहना पड़ेगा। आप भारत की राजनीति को, भारत की संस्कृति, सनातनता को बात नहीं देख सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ आप संस्कृति को आप अगर आपको देश की संस्कृति के साथ लगने वाले लोगों को भी महान करना पड़ेगा, उनके सामने भी सर झुकाना पड़ेगा। केवल औरंगजेब के सुल्तान से काम नहीं चलेगा। शिवाजी का भी नाम लीजिए, आप महाराणा का भी नाम लीजिए। क्या वो आपके वंशज थे? क्या केवल मुगल आपके वंशज थे? सेनापति भी थे, राम को ऐसा नहीं है। इमाम हिंद नहीं कहा, सब कुछ थे। सबकी बात कीजिए ना, आप औरंगजेब की बात करेंगे, आप बाबर की बात करेंगे, आप शाहजहां की बात करेंगे, लेकिन अगर आप शिवाजी और महाराणा प्रताप को छोड़ देंगे, आप अशोक को छोड़ देंगे, आप चंद्रगुप्त को छोड़ देंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। अगर पूर्वज मानते हैं तो सबको मानिए। आप मानिए, कहते थे ना कि राम तो कह रहे अफगानिस्तान छोड़ रहा है, छोड़ दिया, किसी ने नहीं छोड़ा। आप सम्राट अशोक के राज को कीजिए, संपूर्ण राजा क्रूर होता है। अशोक का सम्राट अशोक ने हम तो उस भारत की सारा कर रहे हैं, खत्म किया। आपके पास बड़ी सेना है, आप उठाइए तलवार, उठाइए बंदूक और पहुंच जाइए भारत की सीमाओं को लेकर ईरान तक। हम तो उस भारत की बात कर रहे हैं। आप आइए, हम आपके साथ हैं। आप उठाइए, जंग का ऐलान कीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा कीजिए, कहिए कि सम्राट अशोक का भारत है, ये हमको चाहिए, हम साथ हैं आपके। बोलिए, तैयार है तो कल चलिए, हम आपके साथ तैयार हैं। पहले औरंगजेबों का निशान हटाइए भाई, पहले मुगलों का निशान जो छोड़ के गया उसको खत्म करिए ना। तोड़ दीजिए ना, बोलने से थोड़ा होगा। अरे आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कार सेवा करते? आप मुस्लिम विदेशी आते और धर्म के नाम पे अत्याचार करते हैं। आप पाकिस्तान की क्या बात करते? पूरे भारत में जो गंदगी उसको साफ करो ना, जो मुगल छोड़ के गए हैं, मुगल छोड़ के गए गंदगी को साफ करो ना। आप तो उनको आदर्श मानते हो, आप तो उनको आदर्श मानते हो, और गंदगी को तो साफ करोगे नहीं जो मुगलों ने छोड़ के गया। मुगलों को आदर्श मानो हो, मुगलों को आदर्श मान के लड़ाई हमसे कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे हो। स्वामी जी, स्वामी चक्रपाणी 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 महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, विवेक श्रीवास्तव जी, संजय चौधरी जी, फजील अहमद साहब जी हाँ, इंडिया के सवाल के कार्यक्रम में आप लोग आए, अपनी अपनी राय रखी, लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। जी हाँ, जाते जाते कहना जरूरी हो जाता है। गीता का ज्ञान देने वाले, दुनिया को गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण, जी हाँ, श्री कृष्ण भी कहे उठे हैं। जी हाँ, वो भी कहते हैं कि मथुरा को सियासी कानूनी कुरुक्षेत्र ना बनाओ, मुझे तो न्याय दे दो। जी हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन जाते जाते कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज इंडिया अपनी मुहिम के तहत आज से कहना चाहता है, आओ फिर एक बार जज्बा दिखाएं, आओ फिर एक बार जज्बा दिखाएं, मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कोरोना से खुद को बचाएं और दुनिया को भी बचाएं। इंडिया का सवाल में आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी राय रखी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।